द रशियन रिवॉल्यूशन। बच्चों, मैं आज आप लोगों को रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। मैं करुणा सिंह आज आप लोगों को रशियन रिवॉल्यूशन के लेक्चर 2 में रशियन रिवॉल्यूशन के नेचर और उसके इम्पैक्ट यानी कि उसकी प्रकृति और उसके प्रभाव के बारे में बताने वाली हूँ। जार निकोलस सेकंड का निरंकुश शासन का अंत हुआ था इस रशियन रिवॉल्यूशन के द्वारा। यह विश्व की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना के कारणों के बारे में मैंने पिछले लेक्चर 1 में आप लोगों को बताया था। अगर आपने उस लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस लेक्चर को ज़रूर देख लें। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नए वीडियो का पता चलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके लास्ट में आपको बोनस क्वेश्चन मिलेगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन विश्व इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस रशियन रिवॉल्यूशन के द्वारा बहुत बड़ा चेंज आया था विश्व में। साम्यवाद की स्थापना हुई थी रसिया में। इस साम्यवाद से परिचय हुआ था पूरे विश्व का। ये घटना 2 फेज़ में हुई थी। फेज़ वन इसको फरवरी या मार्च घटना भी कहते हैं, फरवरी क्रांति या मार्च क्रांति। और फेज़ 2 को अक्टूबर या नवंबर क्रांति कहते हैं। 2 महीने के नाम से इस क्रांति को क्यों जानते हैं? आप लोगों को इस बात में थोड़ी संदेह हो रही होगी। तो इसका एक कारण है कि फरवरी क्रांति इसको जूलियन कैलेंडर के अनुसार कहते हैं और मार्च क्रांति इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कहते हैं। जब जार का वहाँ पे शासन था तो वो जूलियन कैलेंडर को अपनाया हुआ था, लेकिन जब 1917 में वहाँ पे क्रांति हो गई, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया और वहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना हो गई, तब उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया, जो कि पूरे विश्व में अपनाई गई थी। ये दोनों कैलेंडर में कुछ दिनों का अंतर है। फेज़ 2 में अक्टूबर और नवंबर को जाना जाता है, अक्टूबर जूलियन कैलेंडर के अनुसार और नवंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। इसलिए कहीं भी आप लोग ये देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही क्रांति को इस तरह से बोला गया है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि फेज़ 1 के अंतर्गत क्या क्या हुआ था। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 मार्च 1917 को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। उस दिन पेट्रोग्राड के फैक्ट्रीज और मिलों की महिलाओं ने एकजुट होकर हड़ताल कर दिया था। इस हड़ताल के फलस्वरूप जो घटनाएं हुई थी उसको हम लोग आज भी याद करते हैं। महिलाओं की जो ये हड़ताल हुई थी, इसी की वजह से 8 मार्च को आज भी हम वुमेंस डे के रूप में मनाते हैं। ये महिलाएं, जो फैक्ट्रीज और मिल्स की महिलाएं थी, ये युद्ध बंद करो का नारा दे रही थी। 10 मार्च 1917 को जब ये पूरे रसिया में हड़ताल हो गया था, पूरे रसिया के लोगों ने एकजुट होकर हड़ताल कर दिया और ये नारे लगा रहे थे कि निरंकुश शासन का अंत करो, रोटी दो, शांति दो, युद्ध बंद करो। इनके हड़ताल करने की वजह से जार बहुत तिलमिला उठा था। अपने वो सैनिकों को बोल रहा था इनके ऊपर फायर करने के लिए, लेकिन सैनिकों ने भीड़ के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया। वो भी मिल चुके थे इन लोगों से, मजदूरों से। 11 मार्च 1917 को ड्यूमा को भंग करने की कोशिश की जार ने, लेकिन ड्यूमा ने भंग होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मिल चुका था। वो यहाँ के सोवियत से मिल चुका था। सोवियत यानी कि मजदूरों और सैनिकों का संगठन। सैनिक मिल चुके थे सोवियत से, सैनिक मिल चुके थे मजदूरों से, दोनों ने मिलकर एक सोवियत बना ली थी। 14 और 15 मार्च 1917 की बहुत महत्वपूर्ण है ये डेट। 14 मार्च को सोवियत, जो कि ग्रुप था वर्कर्स और सोल्जर्स का, इसके साथ प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो अध्यक्ष थे रोजियान को, उनका ट्रीटी हो गई, उनकी संधि हो गई। उसके बाद उन्होंने 15 मार्च को अल्टीमेटम दिया जार को कि वो अपने गद्दी का त्याग कर दे। इस प्रकार से वहाँ पे जार के शासन का अंत हो गया। जार भी जब देखा कि कोई उपाय नहीं है, अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, तो उसने
पद त्याग कर दिया। इस प्रकार से 300 से भी अधिक सालों से चला आ रहा सोवियत रूस में रोमनोव राजवंश का अंत हो गया। विश्व इतिहास की ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोविज़नल गवर्नमेंट क्या करती है। इसके बाद प्रोविज़नल गवर्नमेंट की स्थापना हो गई थी। हालांकि ये जो क्रांति थी वो मजदूरों ने लाई थी, लेकिन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में चली गई थी। प्रिंस लवोफ के नेतृत्व में वहाँ पर प्रोविज़नल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। केरेंस्की को न्याय मंत्री बनाया गया था। उन्होंने जैसी उनकी स्थापना हुई, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, जैसे रिलीजन की स्वतंत्रता दे दी, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता हो गई, स्पीच देने की स्वतंत्रता हो गई, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो गई। साथ में उन्होंने वादा किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाएगा रसिया के लिए। उन्होंने जो राजनीतिक बंदी थे उनको भी फ्री कर दिया। साइबेरिया जो भेज दिए गए थे, एग्जाइल्ड कर दिए गए थे लोग, जिसको जार ने देश निकाला दे दिया था, उनको भी वापस घर आने की अनुमति दे दी गई। साथ में लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रदान की गई, लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। फॉरेन अफेयर्स के अंतर्गत पोलैंड को, फिनलैंड को भी रियायतें प्रदान की गई। पोलैंड को भी आश्वासन दिया गया कि वो ऑटोनमस हो सकता है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने, प्रोविज़नल गवर्नमेंट ने दो बड़ी मिस्टेक की, दो बड़ी गलतियां इस सरकार ने कर दी। पहली गलती कि इन्होंने वार को नहीं रोका। वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि अब वार हो। इस युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से वहाँ पे सिर्फ तबाही आई थी, हर जगह उनकी हार हो रही थी, इसलिए वो वार नहीं चाहते थे। साथ में इस सरकार ने कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी नहीं करवाया कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए। तो ये दो बड़ी गलतियाँ उनके विनाश का कारण बनी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आप लोगों को आज का बोनस क्वेश्चन दे रही हूँ। क्यू फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन में आप जानेंगे कि इसका आंसर देंगे, हु वाज द जार ऑफ रसिया ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन 1917। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज वुमेन्स डेज सेलिब्रेटेड। ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके देंगे। बच्चों, अब आप लोग देखेंगे फेज़ 2 के अंतर्गत कि बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति ही हम फेज़ 2 को कहते हैं, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या था, पहले आप लोग ये जान लें। 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक सम्मेलन लंदन में बुलाया गया 1903 में। 1903 में ये सम्मेलन को इसलिए बुलाया गया था कि रसिया के जितने भी कम्युनिस्ट हैं उन सबको एकजुट किया जाए। लेकिन इस सम्मेलन में ये पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दो हिस्सों में बट गई, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे वो लेनिन थे। लेनिन के बारे में आपको अगर बताने चलूँ तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने पड़ेगा, इसलिए आप जानिए कि लेनिन बहुत ही उच्च प्रकृति के व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस रशियन रिवॉल्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये लोग प्रोविज़नल गवर्नमेंट के खिलाफ थे क्योंकि वो कम्युनिस्ट नहीं थी। तब उन्होंने सोवियत जो वहाँ की थी मजदूरों और सैनिकों का संगठन, वो लोग भी प्रोविज़नल गवर्नमेंट को दिल से नहीं चाहते थे। लेनिन ने रेड गार्ड की स्थापना की थी। सोवियत और रेड गार्ड ये दोनों ने मिलकर वहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य किए। लेनिन ने लोगों के सामने कुछ कार्यक्रम रखे, जैसे कि पीस विथ जर्मनी, पावर टू द सोवियट्स, भूखों के लिए भोजन और किसानों के लिए ज़मीन। तो ये सारे कार्यक्रम लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव थे। जो एक्सट्रीमिस्ट भी थे उनको भी ये कार्यक्रम पसंद आ रहे थे। फिर नवंबर में एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ। लेनिन, रेड गार्ड और सोवियतों ने मिलके 6 और 7 नवंबर को वहाँ के सारे टेलीफोन एक्सचेंज, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े ऑफिस, जितने भी सरकारी ऑफिस थे, हर जगह उन्होंने कब्जा कर लिया। और वहाँ पे इस तरह से फरवरी क्रांति संपन्न हो गई। प्रोविज़नल गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, केरेंस्की को भागना पड़ा और वहाँ रशियन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर आप लोग इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे।
तो रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पोर्टेंस इस प्रकार है। नंबर 1, वहाँ पे साम्यवाद की स्थापना हो गई। नंबर 2, इस साम्यवाद की स्थापना नंबर 2 बताने से पहले मैं बता दूं कि साम्यवाद बहुत ही नई विचारधारा थी जो पूरे विश्व में अपनाई गई। उसके बाद नंबर 2, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, यानी कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना। ये वर्ग विहीन समाज वहाँ पे सबसे पहली बार स्थापित हुई थी, जिसमें बड़ा छोटा ऊंच नीच कोई नहीं था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रशिया का जो उस समय हुआ था वो पूरे विश्व में एक मिसाल बन गई थी। साथ में सबसे महत्वपूर्ण कमिंटर्न की स्थापना हुई थी, जिससे विश्व क्रांति आने की संभावना थी। ये विश्व क्रांति लाना ही उद्देश्य था इस कमिंटर्न की स्थापना का। तो आप लोग इसका आंसर जो इसमें आप लोग को क्वेश्चन मिला है कमेंट सेक्शन में करेंगे। धन्यवाद।